तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इवन, फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। मतलब देखो दोस्तों, पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, एग्जाम्स में मैं गारंटी दे सकती हूँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। इतनी कॉन्फिडेंट, अरे बिल्कुल, क्योंकि देखो ये एक ऐसा टॉपिक है सर, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो मैं कहूँगी जीएसटी में वो पूछने क्या वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसी भी हमारे पास 4 तरीके की सप्लाईज हैं। कितने तरीके की? 4 तरीके की सप्लाईज हैं, जिन पर अगर आपने उन सप्लाई के बदले कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, यानी कुछ नहीं दिया उसके बदले में, इवन इन दैट केस आपने गुड्स और सर्विसेज लिए, उसको कहा जी ना फ्री में दे दो, कुछ नहीं दूंगा आपको इसके बदले, तब भी वहां पर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। यानी उसको तब भी हम जीएसटी के अंडर सप्लाई कंसिडर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि हमारे पास बेसिक पैरामीटर है। बेसिक पैरामीटर कितने हैं? 3, कि सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए या दोनों की हो। ठीक है, सेकेंड कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, और थर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंसिडरेशन वाला है ना, कंसिडरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सी से ना। तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी हमें बताता है कि देखो मेरे पास 4 ऐसी सप्लाईज हैं दोस्तों, जहां पर अगर इन केस आपने ऐसा कर रखा है ना कि वहां पर कोई आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया, स्टिल उसको सप्लाई कंसिडर करोगे। ओके, देखना चाहते हैं? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो टेक आउट योर नोट्स। सबसे पहले हमारे पास याद रखना है ऐसे कितने केसेस हैं। कितने बोले हैं मैंने? 4 केसेस हैं, तो चारों को आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आएगा कैसे भूल जाओगे। अब इन केसेस को स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में 4 पैरा नंबर दिए हुए हैं और उसमें इन केसेस के बारे में बताया हुआ है। अब पहला हमारे पास आता है पैरा नंबर 1। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसी असेट है जो आपके बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है, अब देखना यहाँ पर हुआ क्या होगा। हमने एक असेट खरीदी बिजनेस के लिए, मान लो स्टूडेंट मैंने अपने बिजनेस के लिए ना ये माइक खरीदा। ठीक है, अब आफ्टर दैट हुआ क्या? जब मैंने ये परचेज करा, मैंने इस पर जीएसटी पे करा होगा। मान लो 1000 रुपए का मैंने इस पर जीएसटी पे करा। ठीक है, अब जो मैंने 1000 रुपीज का जीएसटी पे करा, मान लो ये मैंने अगस्त में मंगवाया। हाँ, कि मेरे स्टूडेंट से कवार अच्छी आए तो मैंने अगस्त में ये मंगवा लिया। उसके बाद मैंने जब अपनी अगस्त मंथ की रिटर्न फाइल करी, ये आईटीसी अवेल कर लिया होगा। मान लो मेरा वहाँ पे टैक्स पेबल बनता था 10,000, तो मैंने 1000 रुपीज कहा मेरे पास आईटीसी है, मैंने जीएसटी पे किया था तो मैं उसका क्रेडिट ले रही हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट मैं आपको 9000 दूंगी, यानी मैंने 1000 रुपए गवर्नमेंट को कम दिए। उसके बाद हुआ क्या? व्हाट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड कि या तो देखो मैं इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, या मैं इसको आगे फर्दर सप्लाई कर रही हूँ, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये मेरे बिजनेस के पास है ना। मैंने क्या किया? आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन बिना कोई कंसिडरेशन लिए मैंने किसी को फ्री में ये दे दिया। अब मैं कहती हूँ मैंने आपको फ्री में दिया, आपसे जीएसटी चार्ज ही नहीं करी, तो मैं गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं दूंगी। अच्छा, गवर्नमेंट से 1000 रुपए का क्रेडिट भी ले लिया और अब गवर्नमेंट को कुछ पे भी नहीं कर रहे, बिजनेस पे भी नहीं रख रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर ये कुछ फॉलोइंग सिनेरियोज कंप्लीट होते हैं तो वहां पर पैरा नंबर 1 में उसने कहा जीएसटी में इसको सप्लाई मान लेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास? परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। ये ना हो कि मैंने अपनी किसी कलीग को दे दिया और कहा कि चलो मुझे 1 हफ्ते के बाद रिटर्न कर देना। ठीक है, सो देयर मस्ट बी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल इवन इन द केस आई एम डिस्पोजिंग इट आउट। यानी मैं इसको अगर मान लो कि मैं कोई असेट है, ठीक है, अब मैं इसके लिए ऐसा बोल ही नहीं पा रही कि मैं इसे डिस्पोज करूं माइक को, नहीं भाई मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है, तो मान लो कोई और एसेट है, उसको किसी बिजनेसमैन ने, चिंतामणि ने अपनी बिजनेस की एसेट को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया। इवन इन दैट केस वो परमानेंट होना चाहिए, 2 दिन बाद जाकर उठा ना ले। ठीक है,
परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए बिजनेस असेट का, यानी दैट असेट मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो बिजनेस उसकी ट्रेडिंग करता है या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल माई माइक, ठीक है, सो इट इज इन द फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस। ओके, फिर आता है थर्ड केस, उस पर आईटीसी अवेल कर लिया हो। अगर आईटीसी अवेल नहीं करा फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन दैट केस चाहे वहां पर ट्रांसफर हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, तभी तो स्केड्यूल 1 आया ना, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, तब भी हम बोलेंगे दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, चलो अब बात आती है स्केड्यूल्स। हमारे पास जीएसटी में, हमारे सिलेबस में 3 स्केड्यूल्स आने वाले हैं, ठीक है, और तीनों ही स्केड्यूल्स में से क्वेश्चन आना ना कंफर्म होता है एग्जाम में, हाँ तीनों में से मिल जाता है। तो द फर्स्ट वन इज स्केड्यूल नंबर 1। स्केड्यूल नंबर 1 वही है जो अब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये हमें बताता है डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कि ऐसी सप्लाई जिसे हम सप्लाई मान लेंगे बेशक वो बिना कंसिडरेशन की हुई हो, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड the section number 7 subsection number 1 clause number C with schedule number 1 of CGST Act 2017, ठीक है। बाकी दोनों schedule, schedule number 2 and schedule number 3, they are also very easy plus they are very important, वो भी हम करेंगे। तो अभी पहले schedule number 1 ही आज हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। पहला आ गया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, ठीक है। अब आता है पैरा नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने वो ये सारी बातें यहाँ पर आपको नोट्स में लिख भी दी है, ठीक है। एक ना आईटीसी की बात होती है स्टूडेंट्स, आईटीसी का ना हम आगे पढ़कर और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने मुझे अब तक ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बता रही हूँ, मुझे फॉलो कर लो। हाँ, क्या करूँ मैं ना, वहाँ पे देखो कोई भी आपको ऐसी कोई मतलब फनी रील वगैरह वहाँ नहीं आने वाली है स्टूडेंट। बेसिकली दैट विल बी माई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, रिवीजन मिलने वाली है, यस। तो आप अगर वहाँ से रिवीजन करोगे मेरे साथ साथ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसके पास मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक नहीं है प्लीज़ का मैसेज करो और आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सर्च इट आउट ayushi_bansal, नहीं मिलता तो यू कैन टेल मी, ठीक है। अब आयुषी में AAYUSHI_bansal, ठीक है, अदरवाइज यू कैन आस्क मी। यहाँ पे स्टूडेंट डेली बेसिस पे ना रिविजनरी रील्स शेयर होती हैं और जितनी भी इंस्टीट्यूट अपडेट देता है वो भी सब यहाँ शेयर होती हैं। फिर आता है यूट्यूब पर साथ ही साथ हम रिविजन भी कर रहे हैं, ओके। हाँ, हम टॉपिक कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करो। फेसबुक पे भी सिमिलर स्टूडेंट्स, आपको फेसबुक पे मेरी रिविजनरी रील्स मिलेंगी और जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मिलेंगी। तो प्लीज़ मुझे तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स पे आज की आज फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो अब बात आती है अब हाँ, मैं आपको बता रही थी हमारे पास आईटीसी की ना कुछ कैटेगरीज और हैं। आपको पता है हुआ क्या, लोगों को लगा गाड़ी खरीदते हैं, अब मान लो गाड़ी के ऊपर जीएसटी लगता है, हाँ लगता है, लग्जरियस आइटम है, अच्छा खासा लगता है, ठीक है। एक पर्सन जो है 1 लाख रुपए का जीएसटी देकर आया गाड़ी खरीदते टाइम। अगले हफ्ते फिर कहता है चलो नई गाड़ी निकलवाता हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्लाइंट था मेरा। फिर अगले हफ्ते मैम एक और गाड़ी निकलवाने जा रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके हाथ में कहीं अल्लादीन का चिराग लगा है क्या, हुआ क्या, लॉटरी वॉटरी निकली क्या, हर हफ्ते गाड़ी। कहता है देखो 1 लाख रुपए तो मेरे ऐसे ही कम हो गए, क्यों, मैं दिखा दूंगा ना कि बिजनेस के काम से गाड़ी चलाता हूँ, ऑफिस कार में जा रहा हूँ मैं, ओके। और 1 लाख रुपए आप मेरी जीएसटी रिटर्न में आईटीसी क्लेम कर देना। स्टॉप इट आउट। अगर वो ये अब भी सोच रहा है, अब तो वो नहीं सोचोगे, मैंने समझा दिया, आप भी ऐसा नहीं सोचो स्टूडेंट्स। अब ऐसी ये जो ऐसे काम ना करे कोई भी पर्सन, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेक्शन निकाला। अभी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे, अभी सिर्फ समझो। सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5, ठीक है, CGST एक्ट 2017 का ही। वो कहता है कि लोग जो है ना आजकल बड़ी जल्दी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे औरों को ब्लॉक करते हैं जो पसंद ना आए। मुझे भी इस क्लाइंट की बात पसंद नहीं आई तो मैं इसको जीएसटी में इसके क्रेडिट को ब्लॉक कर रहा हूँ। यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ ऐसी आइटम्स बतवाई हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप उस खाने पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। गाड़ी पे जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। तो उन सबको डाल दिया ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। तो अब ऐसे वाले
अब वो कहता है कि मैम मान लो आईटीसी जो है वो अवेल ही कैसे करता, क्योंकि वो तो ब्लॉक क्रेडिट में है। फिर बात अलग है, उसने किया नहीं या ब्लॉक था, मतलब किसी तरह आईटीसी लिया नहीं ना, तो काम चल जाएगा, फिर उसको सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर उसने आईटीसी अवेल कर लिया था, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है बिजनेस असेट का, ठीक है, तो इन दैट केस स्टूडेंट वो परमानेंट ट्रांसफर है बिजनेस असेट का ऑन विच आईटीसी हैव बीन क्लेम, सो यस दैट पर्सन, उसके लिए वो मानी जाएगी डीम्ड सप्लाई। क्लियर? सो आई होप पैरा नंबर 1 सबको क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरा नंबर 2 की, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्संस। अब ये क्या है तो आओ समझते हैं। पहले तो ना मैं इसको स्टार्ट करवाने से पहले आपको 2 टर्म समझाना चाहती हूँ, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। मैम आप क्या समझा रहे हो रिलेटेड पर्सन? मुझे पता है ना, मेरा वो दूर का जो रिश्तेदार है ना, वो भी मेरा रिलेटिव है। आपकी नज़रों में है, जीएसटी की नज़रों में नहीं है। हाँ, जीएसटी ने क्या किया, उसने एक बाउंड्री लगा दी कि देखो मेरे अकॉर्डिंग आपके रिश्तेदार सिर्फ ये पर्सन है, बाकी आपको जिसको मानना है जिसको ना मानना है आपकी मर्जी। आजकल ना बड़ा ही ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना, फ्रेंड्स को भी अरे ब्रदर है, सिस्टर है, ये सब कहने का। जीएसटी नहीं मान रहा, वो बिल्कुल नहीं मानता। अब देखते हैं जीएसटी क्या मानता है। जीएसटी हमारी बात तो क्या मानेगा, वो इनकम टैक्स की बात भी नहीं मानता। इनकम टैक्स ने भी किसी और जनों को, इनकम टैक्स ने क्या किया है ना, रिश्तेदारों की कैटेगरी थोड़ी वाइड रखी है, जो अच्छा है, लेकिन जीएसटी ने तो उतनी भी नहीं रखी। आइए समझते हैं कौन करें, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है, समझाती हूँ। पहले रिलेटेड पर्सन, देन द डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, पहला रिश्तेदार परिवार, ठीक है, यानी फैमिली। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सो 2 टाइप के रिलेटेड पर्सन आते हैं। वो रिलेटेड पर्सन जो हमसे रिलेट करते हैं, एक तो होते हैं स्टूडेंट्स हमारी फैमिली, ठीक है। हाँ, सब कुछ मेंशन है जी नोट्स में, डोंट वरी एट ऑल। दीज आर एक्चुअली द सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। आप खुद से इसको पढ़ सकते हो। मेरी अगर आपने यहाँ पे क्लासेस देखी हैं तो आप उसको इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए मैंने कहा था फटाफट से मेरे नोट्स को डाउनलोड रखा करो बस अपने पास। सो रिलेटेड पर्सन्स, एक होती है फैमिली, सेकेंड कौन है, परिवार, समझ आ गया। सेकेंड होते हैं हमारे लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन, हाँ, क्योंकि बिजनेस की बात है ना, तो बिजनेस का परिवार, ओके। एक्सटेंडेड फैमिली, लीगल पर्सन। पहले फैमिली समझाऊंगी, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, लीगल पर्सन्स, ओके, यस। अब फैमिली में किस किस को माना जाएगा कि ये हमारा रिलेटिव है, ठीक है, जीएसटी के अंडर। तो देखो स्टूडेंट, मान लो ये चिंतामणि है, मैं अभी चिंतामणि के परिवार को आपसे मिलवाने वाली हूँ, ठीक है। तैयार हो क्या? चलो ठीक है। पहला तो आता है स्टूडेंट स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ये कौन है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन। समझते हैं ना, टेंशन ना लो बस, आइए समझते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ रहे हैं आपसे मिलने, स्पाउस, चिल्ड्रन। स्पाउस का मतलब कौन होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, बेसिकली इट मीन्स अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। फिर आते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब द किड्स ऑफ दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल, यानी कि चिंतामणि के स्पाउस और इंडिविजुअल। अब उन्होंने कहा ये जो स्पाउस और इंडिविजुअल है, ये चिंतामणि का परिवार है, और कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे है, सुनते हैं। फिर वो कहता है पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ रही है ग्रैंड पेरेंट्स, फिर है ब्रदर सिस्टर, ठीक है, भाई बहन। आइए समझते हैं अब इसकी कैटेगरी क्या क्या है। तो पहले तो मैं मिलवाने वाली हूँ यहाँ पर आपको चिंतामणि के पेरेंट्स से। इसका ना कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों वो भी बताएंगे अभी। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। लिख लूँ एक बार? लिखते हैं पेरेंट्स, ठीक है, जस्ट वेट इट आउट। रुकिए स्टूडेंट्स एक मिनट। यस, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर। अब आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे ही कलर डिफरेंशिएशन कर दिया, नहीं, इसका एक बहुत बड़ा ना फंडा है। अब वो सुनो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन वाली कैटेगरी है, यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है, इनको कहा गया कि ये चाहे चिंतामणि के ऊपर, देखो इस पर्सन के ऊपर, चिंतामणि के ऊपर, चाहे ये डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, यानी फाइनेंशियली चाहे इन्हीं से इनका खर्चा चलता हो चाहे ना चलता हो, ठीक है, चाहे ये डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जीएसटी की नज़रों में ये इसके रिलेटेड पर्सन है। लेकिन ये जो कैटेगरी है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर,
इनको चिंतामणि का रिलेटेड पर्सन सिर्फ तब मानेंगे अगर ये जो पर्सन है ना, ये इस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और ये नहीं कि वो 1000 रुपये खुद कमाते हैं और 100 रुपये चिंतामणि से लेते, नहीं, वो मेनली एंड होली दे आर डिपेंडेंट ऑन द चिंतामणि। इफ दैट सीन इज ट्रू ना, सो इन दैट केस हम मानेंगे कि ये चिंतामणि के रिलेटेड पर्सन है। क्लियर? सो डिपेंडेंट की कैटेगरी आएगी, सो दैट कम्स फॉर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द ब्रदर एंड सिस्टर। स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन। ओके, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब आइदर दे आर डिपेंडेंट और दे आर इंडिपेंडेंट। आपको लिखना है, पेंसिल से लिख सकते हो। फिर आता है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, बट ओनली इन दैट केस इफ दे आर द मेनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। मैम, हमने ना कहीं इनकम टैक्स में सुना था स्पाउस के ब्रदर सिस्टर वगैरह, नहीं, मैंने तो बोला था इनकम टैक्स में बहुत बड़ी फैमिली दी हुई है। जीएसटी ने कहा रुको जो मैं बताऊंगा कौन फैमिली है, ठीक है। तो इनकी नज़रों में बस ये फैमिली है। फिर बात आती है लीगल पर्सन्स की। अब मैंने आपको बोला था ना that I am going to tell you about the two categories. The first one is the family which we have covered right now. Second one is the legal persons. ठीक है, तो ये कौन कौन से लीगल पर्सन्स हैं, यानी जिनसे हमारा कानून का रिश्ता है, जिनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब पहला, अच्छा, अब आपको ना मैं पहले एक सिनेरियो समझा देती हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बाद ना आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रैब इट। देखो, हो क्या रहा था ना, मैं आपको ना बता ही देती हूँ। दो ना बहुत ही चालाक बंदे, अरे हद से ज़्यादा चालाक हैं। देखो, वो आए ऑफिस में, ये बैठे थे दोनों। हाँ, इन्होंने ये क्या चालाकी कर रहे थे, दे आर टेलिंग अबाउट, ये था रोहन और ये है सोहन, ठीक है। रोहन की ना एक एलईडी की दुकान है। चलो, दो और नए बंदों को आपसे मिलवा देते हैं, फिर तो आप बिल्कुल ही समझ जाओगे, ठीक है। मैं इनको रब कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। रोहन सोहन थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, दो नए पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये रहे, ठीक है। अब ये कौन कौन है, कौन कौन मिलना चाहता है, मिलना है ना, पक्का पक्का, चलो आप ही मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज जेठालाल, ये है जेठालाल और ये है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओके, चलो, सो जेठालाल और भिड़े। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, अब प्लीज इसको देख के ना कोई भी टीवी सीरियल देखने मत चले जाना, लेक्चर पूरा करो। ओके, चलो ठीक है। जेठालाल की एक एलईडी की शॉप है और भिड़े गया जेठालाल के पास कि देखो देखो जेठालाल, मुझे ना एक टीवी खरीदना है, लेकिन हाँ देखो तुम ना जरा दाम कम लगाना, रेट सही लगाना। उसने कहा देख भाई, ये वाला जो टीवी है वैसे ये मैं बाजार में ना 10,000 का देता हूँ जीएसटी के साथ, ठीक है। तू मुझे 9,000 दे दियो, मैं जीएसटी नहीं लूंगा। वो कह रहा है ऐसे कैसे, जीएसटी नहीं लेगा? कहता हाँ, मैं क्या करूँगा ना, मैं ये शो कर दूंगा कि मैंने कुछ सप्लाई करा ही नहीं, मैंने तो फ्री में मेरे फ्रेंड को सप्लाई करा। अब वो कहता है फ्रेंड नहीं चलेगा, चलो ठीक है, तू एक काम कर, तू वैसे भी ब्रदर ही है। अब इसको ना भिड़े को यहाँ पर हम इसका ब्रदर बना रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड से काम चलेगा नहीं, तो इसको ब्रदर, हाँ हाँ भाई भाई बना रहे हैं, ठीक है, सगा भाई, रियल ब्रदर। तो उसने कहा देख तू मेरा भाई है, मैं दिखाऊंगा कि मैंने मेरे भाई को फ्री में दे दिया। कहता सच में फ्री में देगा क्या, ऐसा क्या, मेंटेनेंस का चेक तो देता नहीं टाइम पे। उसने कहा नहीं, तो एक काम कर, रात को घर पर आकर मुझे 9,000 रुपये दे दियो, लेकिन कैश में दियो। वो जो सोफा है ना, सोफे के अंदर छुपा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कहता है ऐसे कैसे, कहता मैं दिखाऊंगा ना, फ्री में दिया तेरे को। अब विदाउट कंसिडरेशन तो बेसिक पैरामीटर फुलफिल ही नहीं होता। ऐसे करके दोनों का फायदा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया, फटाफट से देखो जरा भागता हुआ कौन आ रहा है। फटाफट आया हमारे पास ये पर्सन, कौन है ये, आइए मिलते हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, पैरा नंबर 2। उसने कहा तुम जरा ना दोनों मेरी बात सुन लो। क्या बात है, अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन, ब्रदर है, हम मान रहे फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है जेठालाल पे, अगर कोई भी जो पर्सन है जो कि आपस में रिलेटेड पर्सन है, तुम हमें इस तरीके से नहीं चला सकते। हम तो समझ गए तुम लोग चालाकी करोगे, तो हम एक पैराग्राफ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ रिलेटेड पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन आपने आपके बिजनेस से कुछ दिया है, तो हम मानेंगे कि वो सप्लाई हुई है, ठीक है। तो बात समझे इस क्लॉज के आने के पीछे की सारी कहानी, ओके। तो इसीलिए क्लॉज आया कि भाई ऐसे तो लोग जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को धोखा देंगे,
So if they are the related person, either they are the family or they are the legal person, so in that case, if the supplier supplies without consideration, so we will deem it as the supply without consideration under the schedule number 1. ओके, समझ गए बात? अब कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो क्लास आगे देखने से पहले मुझे मैसेज करो दोस्तों, ठीक है? प्लीज मैसेज करो कि जो भी आपको डाउट्स लग रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन से लीगल पर्सन्स हैं, कानून ने किनको कह दिया, कानून के हिसाब से हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं कौन है। पहला तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी 2 पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी बता रही हूँ, ये 2 पर्सन्स हैं और ये एक दूसरे के बिजनेस के, 2 बिजनेसेस चल रहे हैं इनके अलग अलग, इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिजनेस का अगर ऑफिसर है या डायरेक्टर है, देखो these legal persons are basically those persons who can influence each other। मतलब मान लो कि अगर वो मेरी कंपनी का डायरेक्टर है तो कहीं ना मुझ पे प्रेशर आ जाएगा, मुझ पे एक वो रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा कि यार देखो जो ये कह रहा है ना उसी रेट पे मैं इसको दे देता हूँ, जीएसटी भी बचाना है, बचा लेंगे, पीछे से मैं इसको कह दूंगा ना रात को आके कैश दे देगा, ठीक है? तो वो सभी कैटेगरीज यहाँ पर इंक्लूड होंगी। पहली कैटेगरी है इफ दे आर द ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर्स बिजनेस। क्लियर? फिर अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। यहाँ पे आइए देखते हैं सेकंड कैटेगरी क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की। देखो हमने पढ़ लिया कि ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स अगर भी एक दूसरे के बिजनेस के हैं ना तो उस केस में वो बन गए लीगली रिलेटेड पर्सन्स। अब बात आती है पार्टनर्स की। पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, क्योंकि देखो साफ सी बात है दोस्तों, दोनों की आपस में बन रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह सब डिसाइड है, तभी वो लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हाँ चलो हम लोग बनेंगे पार्टनर, और एक दूसरे की बात वो ऑब्वियसली मानी जाते हैं। यानी उनके केस में घपलेबाजी करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बोला अगर एक दूसरे के बिजनेस के पार्टनर्स हो, ठीक है, पार्टनर्स कैसे, लीगली रिकॉग्नाइज्ड, वो नहीं है चल आज से तू मेरा बेंच पार्टनर, मैं तेरे साथ बैठूंगा तू मेरे साथ बैठी हो, नहीं, दे मस्ट बी द लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ठीक है? तो इन दैट केस ऑल्सो उनको मानेंगे हम लीगल रिलेटेड पर्सन्स। चलो नेक्स्ट आता है पर्सन्स अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है। अब स्टूडेंट्स इस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की कैटेगरी को समझने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा अटेंशन क्लास में, तो प्लीज़ ध्यान से सब मेरी बात को सुनेंगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, प्लस चाहिए आपको फुल ऑन कंसंट्रेशन। अगर साथ में कुछ भी टीवी वगैरह चला रखा है ना, अभी के भी बंद करो, ठीक है? और मेरी बात पर दो 200% का ध्यान। चलो बात करते हैं अब ये एम्प्लॉयज़ क्या हैं स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जैसे शेड्यूल 1 है ना, ऐसे एक शेड्यूल नंबर 3 भी है। क्या है? 3। और उसने कहा मैं उसके बारे में बताऊंगा, नेगेटिव लिस्ट मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जिसको ना तो हम जीएसटी में गुड्स मानेंगे ना ही हम सर्विसेज मानेंगे। अब गुड्स और सर्विस है नहीं तो जीएसटी लगने का मतलब नहीं, ठीक है? अब बात आती है उसी में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पर आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। मतलब देखो जब भी एज एन एम्प्लॉय कोई भी पर्सन एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस देता है, लेकिन कौन से वाली, जिसके लिए वो उसका एम्प्लॉय है, यानी जो उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि देखो तुमको जो है ये काम करने हैं, ठीक है ना? तो इन दैट केस स्टूडेंट देखो अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अगर जब मैं तुमको वो सर्विस दूंगा, सर्विस कौन देता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है, ठीक है ना? अब जब सर्विस देगा यानी जब वो जॉब पे काम करेगा तो उसको माना जाएगा कि भाई देखो वैसे ये सर्विस है लेकिन जीएसटी ने बोला मैं इसको सर्विस नहीं मानूंगा, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ना लगने का रीजन आप ये नहीं कह सकते जीएसटी से बाहर है ना, जीएसटी से बाहर कैसे हुआ? उसने तो ये कह दिया कि जीएसटी की बात ही नहीं होगी। कैसे? क्योंकि ना तो इसको गुड्स मानेंगे और ना ही इसको सर्विस मानेंगे, ठीक है? पहले ही क्या होता है इतने सारे टैक्स लग जाते हैं, इनकम टैक्स भी हो गया और भी प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो इसको माफ करा जाओ नहीं मानेंगे, ठीक है? अब ये क्या था, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सेकेंड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आता है, ये आ गया शेड्यूल 3। अब क्या था, एम्प्लॉय ने ना जॉब से बाहर भी क्या करा, एक पार्ट टाइम काम शुरू कर लिया और उसका काम था चॉकलेट सेल करने का, ठीक है? अब एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉयर को वो चॉकलेट सप्लाई करी,
जॉब में नहीं करिए, जॉब के बाहर करिए, उसका ये आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब उसका ये काम था, आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका ये काम था, ठीक है। जब वो उसको ये चॉकलेट दे रहा है, 100 चॉकलेट्स दी, कह रहा है चलो कोई बात नहीं सर, आप एक काम करो, आप मुझे ना पैसे मत देना, फ्री में दे रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन जब एम्प्लॉयर को कुछ भी सप्लाई करता है, या वाइस वर्सा एम्प्लॉय को कुछ सप्लाई करता है, ये एम्प्लॉयर जो है ना हमारा, अगर ये भी उस एम्प्लॉय को कुछ सप्लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स केस हमारे पास स्केड्यूल नंबर 1। यानी वो कहेगा कि देखो जब एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सप्लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि देखो बेशक वो विदाउट कंसिडरेशन है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, ये बिजनेस है उसका, बिजनेस के अंतर्गत है, तो वहां पर लगेगा शेड्यूल 1, यानी उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अब क्रक्स कर रही हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास इसका मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ राइज होंगे। पहला तो स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि जब वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सप्लाई करता है, सेकेंड आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वो एम्प्लॉयमेंट में सप्लाई कर रहा है तो फ्री में सप्लाई कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है, वो जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में, यानी नेगेटिव लिस्ट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट जब वो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट को सप्लाई कर रहा है, एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो केस माना जाएगा, अगर वो फ्री में है तो शेड्यूल नंबर 1। क्लियर? उसको तब भी जीएसटी मानेंगे, मतलब ये सोचा ये दोनों की घपलेबाजी चल सकती है। ओके, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है कि देखो अब क्या होता है, एक पर्सन है चिंतामणि। अरे मैंने तो बोला ही था चिंतामणि बहुत हेल्प करता है क्लास में, ठीक है ना। यस, चिंतामणि। अभी चिंतामणि क्या करता है स्टूडेंट्स, चिंतामणि, एक मिनट रुको, ये जो चिंतामणि है इसके पास 2 कंपनी के स्टॉक्स हैं। क्या है? 2 कंपनी के स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब उसके पास शेयर्स हैं। यहाँ पे स्टॉक का मतलब वो गुड्स नहीं है, शेयर्स, वोटिंग स्टॉक्स है, वोटिंग शेयर्स है। एक कंपनी ए का, एक मिनट रुको, एक कंपनी ए का, एक कंपनी बी का। इस केस में बोला गया अगर एक पर्सन के पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज के एटलीस्ट 25% शेयर्स है, यानी 25% ए में है, 25% बी में है, यानी मैं बोलूँ तो दोनों कंपनी का एक तरीके से 1/4 जो है ऑनर वही है ना। तो इन दैट केस बोला भाई ये जो ए और बी हैं इनको भी हम बोलेंगे दैट दे आर द रिलेटेड पर्सन्स। क्लियर? क्योंकि चिंतामणि दोनों को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस करके कोई भी घपलेबाजी करवा सकता है। क्लियर? सो अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% voting stock or shares of both of them, so that both of them become the related persons. Okay, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है कि देनो मान लो कोई भी बिजनेस है, अब वो बिजनेस कोई भी पर्सन है, वो दूसरे पर्सन के बिजनेस को कंट्रोल करता है या दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर वो कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से वो कंट्रोलिंग कर रहा है, वो जो कहता है मानना पड़ेगा, तो उस केस में भी वो बन गए लीगली रिलेटेड पर्सन्स। फिर अब देखो ये जो केस मैंने आपको बताया था चिंतामणि वाला, दैट इज ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी में ही शेयर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट केस मैं आपको बताऊंगी कंपनी के अलावा कोई और हो, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, बात करेंगे ये सब होता क्या है नेक्स्ट सेशन में, मैंने बताया था आपको। तो उस केस में स्टूडेंट्स इन्होंने बोला, मतलब शेड्यूल 1 खत्म होने के बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो इस केस में उन्होंने बोला कि देखो शेयर्स तो होंगे नहीं, तो अगर कोई एक तीसरा पर्सन 2 फर्म्स को, 2 पर्सन्स को कंट्रोल कर रहा है, 2 बिजनेसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे ये 2 बिजनेस बन जाएंगे क्या, रिलेटेड पर्सन्स। क्लियर? सो अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, सो बोथ ऑफ देम बिकम्स द रिलेटेड पर्सन। अब इन्होंने कहा अच्छा हमेशा हमें ही कंट्रोल करवाओगे, हम ना करें किसी का कंट्रोल। तो अगर मान लो स्टूडेंट्स ए और बी मिलकर सी को कंट्रोल करते हैं, अब देखो पर्सन का मतलब मैंने पहले भी बोला सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, दे माइट बी अ पार्टनरशिप फर्म, दे माइट बी एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी 2 पर्सन मिलके तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो 2 पर्सन है ऑब्वियसली दे बिकम द रिलेटेड पर्सन्स। पहले एक मिलके 2 को कंट्रोल कर रहा था, अब 2 मिलकर 1 का कर रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट
दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। फिर आता है वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। क्या? एक पर्सन दूसरे का सोल एजेंट है। सोल एजेंट मतलब उसके अलावा उसके पास कोई एजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात मानेगा। उसके अलावा बहुत सारे एजेंट होते हैं ना, तो ना मानता, एक नहीं तो दूसरे से काम करवा लेंगे। सोल एजेंट है तो बात माननी पड़ जाती है। तो इन दैट केस द प्रिंसिपल एजेंट बिकम द रिलेटेड पर्सन। प्रिंसिपल के बिहाफ पे जब कोई काम करता है, प्रिंसिपल नॉट द स्कूल प्रिंसिपल और द कॉलेज प्रिंसिपल, ठीक है ना, जिनके आते टीचर्स कहती थी अरे प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम राउंड पर हैं, प्लीज सब कीप क्वाइट, है ना। नहीं, तो वो वाले प्रिंसिपल नहीं, इट मीन्स अ पर्सन जिसके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है। तो अगर उसका सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी उसका जो आगे सप्लाई करता है सामान वो वही करता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक ही है, या उसका सोल कंसेशनियर है। अब ये क्या है, बाकी सब समझ आए, बॉस ये क्या है तो आप समझाते हैं। टोल टैक्स पे करा है बहुत बार, है ना। अरे हाँ, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट ठीक है ना, सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई, बट स्टिल बहुत हाई टोल टैक्स पे करना पड़ता है, आई अग्री। तो यहाँ पर टोल टैक्स जब आप पे करते हो तो ध्यान करना, टोल प्लाजा पे काफ़ी जगह लिखा होता है कंसेशनियर सो एंड सो, जिसका भी नाम लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? कंसेशनियर वो पर्सन होता है जो किसी और के बिहाफ पे वहाँ, मतलब वो ये कहता है कि देखो ये बिजनेस आपका है, मैं संभाल के, मेरी कमीशन बेसिस वगैरह जो बने दे देना, और ये आपका काम जो है मैं संभाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है, आपके बदले मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं कंसेशनियर, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वो सोल कंसेशनियर है उस बिजनेस का, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर, सो इन दैट केस ऑल्सो दे बिकम्स रिलेटेड पर्सन्स। क्लियर? सो आई होप यहाँ आपको रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी समझ आ गई कि किस किस को रिलेटेड कहते हैं। ऑफिसर है, पार्टनर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, एक दूसरे के स्टॉक्स हैं, 2 कंपनी के, एक जना मिलकर 2 को संभाल रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, 2 मिलकर 1 को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ही, ठीक है। तो वो हो गए रिलेटेड पर्सन। फिर आता है डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, इस पर से क्वेश्चन आने के हाईएस्ट चांस है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस। डिस्टिंक्ट पर्सन आप समझते हैं स्टूडेंट्स। पता है यहाँ पे मैं आपको ना पहले एक बात बता दूँ कि हमारे पास क्या होता है इंडिया में, जब भी कोई पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको ये बोला गया कि आप चाहे गुड सप्लाई कर रहे हो चाहे सर्विसेज, जहाँ जहाँ से जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से सप्लाई करोगे, आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या लेना पड़ेगा, आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो एक पर्सन है जो हरियाणा से भी काम कर रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, हरियाणा से काम कर रहा है का मतलब हुआ कि यहाँ से सप्लाई कर रहा है, मतलब हरियाणा से दिल्ली सप्लाई कर रहा है। अगर दिल्ली से हरियाणा सप्लाई कर रहा है तो कौन सी जगह बनी जिससे उसको रजिस्ट्रेशन लेना है? दिल्ली, मतलब जहाँ से सप्लाई कर रहा है वो जगह। तो हरियाणा से सप्लाई कर रहा है, उत्तराखंड, यूके इज नॉट द यूनाइटेड किंगडम, जय हिंद जय भारत, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर पंजाब से सप्लाई करता है, और साथ ही साथ वो पर्सन जो है वो मान लो तमिलनाडु से भी सप्लाई करता है। तो अब 4 स्टेट से सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स उसको चारों में क्या लेना पड़ेगा, चारों में जाकर उसको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी जिससे मैं पहचान लूँगी ये सेम पर्सन का है, वो है स्टूडेंट, जब भी कोई पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो अपने परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पे लेता है। किसके बेसिस पे लेता है? पैन के बेसिस पे। परमानेंट अकाउंट नंबर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, ठीक है। जैसे स्कूल में रोल नंबर होते थे, ऐसे ही इनकम टैक्स के लिए रोल नंबर है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो हमें इसी से पहचानते हैं, ठीक है। तो उसका पैन सेम होगा हर जगह। अब जहाँ जहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन लिया सबके बीच में रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही ऐसा है, पहले कोड, स्टेट कोड, जैसे हरियाणा का 06 है, देन पैन एंड देन कुछ डिजिट्स। ऐसे ही उत्तराखंड का स्टेट कोड हो जाएगा, फिर उसका पैन देन डिजिट्स। पंजाब में सेम, पंजाब का स्टेट कोड, पैन, डिजिट्स। तमिलनाडु के लिए भी सेम, स्टेट कोड देन पैन, डिजिट्स। अब इन सब में क्या सिमिलर आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स? दिस वन, ये सिमिलर है, पैन, ठीक है। तो ये हर किसी में आएगा उसके पास। अब देखो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो उसका परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, ये सब में सेम है।
इट मीन्स जहाँ जहाँ एक पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया है विद द हेल्प ऑफ सेम पैन, और एक पर्सन का भाई ये यूनिक नंबर होता है, ठीक है, उसके अलावा वो नंबर किसी को नहीं मिलेगा, और पूरे इंडिया के लिए एक ही पैन लेना होता है, 2 पैन कभी इश्यू नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दैट के स्टूडेंट जहाँ जहाँ उसने सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लिया है, वो सब जगहों के लिए वो बन जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बनता है? डिस्टिंक्ट पर्सन। समझ आई? तो जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन है वहाँ वहाँ से बनेगा ये डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मान लो कि सिचुएशन ये आ गई, ठीक है, कि ये उत्तराखंड से सप्लाई कर रहा है लिक्वर। अब हमें पता है लिक्वर के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पता है ना सबको, क्योंकि अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो यहाँ के लिए वो है एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब क्या वो उत्तराखंड के लिए भी डिस्टिंक्ट पर्सन है? द आंसर इज नो, नहीं है यहाँ के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि जहाँ से रजिस्ट्रेशन है वहाँ के लिए डिस्टिंक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। समझे बात मेरी? या मान लो वो यहाँ से पेट्रोल सप्लाई कर रहा होता, तो पेट्रोल आज की डेट तक तो जीएसटी लगता नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, तो यहाँ के लिए भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो देखो। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है ना हमारे पास। इनसे देखो इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इसने बोला डिस्टिंक्ट पर्सन एक दूसरे को विदाउट कंसिडरेशन जब सप्लाई करेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। अब मान लो मेरा ना बिजनेस यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है हरियाणा में, ठीक है, और मेरा दूसरा बिजनेस है पंजाब में। अब मुझे ये लगा कि अच्छा आजकल क्या है, हरियाणा वाले में मेरे पास 100 मान लो जीन्स है एक्स्ट्रा पड़ी थी। कितनी थी एक्स्ट्रा? 100, ठीक है, चलो 100 जीन्स एक्स्ट्रा थी मेरे पास। मैंने सोचा डिमांड पंजाब वाले बिजनेस पर आ रही है, मैं वहाँ पर ना अपनी ब्रांच ही तो गई एक तरीके से 100 जीन्स वहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब जब मैं अपने ही बिजनेस में कुछ ट्रांसफ़र करूँगी तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन। ये तो मैंने सिर्फ स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया, एक जगह से दूसरी ब्रांच में सामान भेज दिया, माल भेज दिया, ठीक है। लेकिन जीएसटी कहता है आपका यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, आपका यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, सो वो फॉर बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आई बिकम डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। और इन दैट केस स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहे मैंने फ्री में सामान भेजा लेकिन ट्रांसफ़र हुआ ना, तो इसको माना जाएगा सप्लाई अंडर जीएसटी, और मुझे इस पर जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। यस, ये होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। समझे? हाँ, अब ये है रूल। अब इससे क्या पता चलता है? तो स्टूडेंट अगर मान लो, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम सीए या सीएमए या सीएस में एडमिशन लेते हैं ना, आवर रिलेटिव्स गोइंग टू कॉल अस कि अरे यार ये ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो उनको बताना कि क्या है। अगर किसी पर्सन का सेम स्टेट में कोई काम चल रहा है, मान लो दैट पर्सन इज बेसिकली फ्रॉम कहाँ से बना है? उत्तराखंड से, ठीक है। मान लो ये उत्तराखंड ही है दोनों जगहें, ठीक है। अब एक ही जगह एक ही स्टेट उसने सोचा मैं एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले लूँ, ले सकता है। अलग अलग बिजनेस थे, ब्रांचेस की, कहता मैं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूँगा, ले ले भाई तेरी मर्जी। ये था उसका सिटी 1, ये है सिटी 2। अब सिटी 1 में उसके पास 50 पेन एक्स्ट्रा पड़े थे, उसने सोचा स्टॉक ट्रांसफ़र कर देता हूँ, किसमें? सिटी 2 में। 50 पेन भेजे। अगर वो रजिस्ट्रेशन अलग ना लेता, वो डिस्टिंक्ट पर्सन ना बनता, क्योंकि सेम बंदा था। लेकिन क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन अलग लिए, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, सेम पैन पर है, तो वो बन गया डिस्टिंक्ट पर्सन। एंड इन दैट केस स्टूडेंट जब वो यहाँ से यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको जीएसटी लगेगा। तो टिप क्या देनी है कि ट्राई इट आउट इफ़ यू आर फ्रॉम द सेम स्टेट, सो डोंट डू दिस, मतलब ट्राई कर लो, ये मिस्टेक ना करो कि एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन पे काम करने की कोशिश करो। अब ये तो था डिस्टिंक्ट पर्सन। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, पक्का से। चलो ग्रेट। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, अब ये क्या है? देखो दोस्तों, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में मैंने आपको बोला जहां जहां से रजिस्ट्रेशन है वो पर्सन बन गया डिस्टिंक्ट पर्सन। यही बोला था, पक्का से यही बोला है। चलो ग्रेट। इस्टेब्लिशमेंट्स में क्या होता है? अब एक पर्सन की बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसके आगे बिजनेस हो गया। अब इस केस में स्टूडेंट्स मान लो उसका जो बिजनेस चल रहा है वो हरियाणा से चल रहा है, ठीक है, वेट इट आउट, वो मान लीजिए। तो देखो
अब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि यहाँ पे मान लो ये जो पर्सन है ना, अब ये हरियाणा से इसकी एक इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उसका बिजनेस है। सेकंड बिजनेस उसका यूपी से है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट है। और मान लो थर्ड इज फ्रॉम द तमिलनाडु। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या फ़र्क था कि पर्सन अपने केस में कह रहा है जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन है वहाँ वहाँ के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में वो कहता है कि सुनो, आपका जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वो नहीं, रजिस्ट्रेशन है चाहे नहीं है, आइदर यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लेकिन हर जगह आप बन जाएगी, आपकी इस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब मान लो स्टूडेंट तमिलनाडु से जो है वो उसका काम सपोज मान लो पेट्रोल का है, ठीक है, या डीजल का है। सो नाउ इन द केस ऑफ दिस पेट्रोल एंड डीजल द पर्सन इज नॉट गोइंग टू टेक द रजिस्ट्रेशन क्योंकि जीएसटी नहीं लग रहा जी। तो फिर भी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड के केस में भी उसका वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मानी जाएगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और जब वो एक दूसरे को कुछ सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर लगेगा जीएसटी, चाहे उन्होंने फ्री में सप्लाई करा है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब बात आती है द इम्पॉर्टेंट वन इज ये सेक्शन नंबर क्या है जो बता रहे हैं कि डिस्टिंक्ट क्या है मतलब और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट क्या है। वैसे इसका जो सेक्शन नंबर है दैट इज गोइंग टू कवर इन द चैप्टर नंबर 7 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ठीक है, वहाँ पर इसका क्वेश्चन भी आता है। तो वहाँ तो मैं आपको इसको दोबारा करवाऊंगी, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए पता करते हैं कि सेक्शन नंबर क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस कवर्स अंडर द सेक्शन नंबर 25 ऑफ CGST एक्ट 2017। अच्छा, अब इसमें भी आगे जो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है ये कवर होता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 25 और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कवर होता है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। क्लियर? आइए देखते हैं अब स्टूडेंट। अब जितना भी मैंने आपको बताया है मैंने यहाँ पे सब आपके लिए नोट्स में लिख भी दिया है कि जिससे आपको कोई भी यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन्स ना हो बाद में भी, ठीक है। ये स्टॉक ट्रांसफर वाला केस भी हम कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वो डिमांड ज़्यादा है वहाँ सप्लाई करो, फ्री में सप्लाई करो, जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो शेड्यूल 3 यानी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, अदरवाइज शेड्यूल 1 अगर फ्री में दिया है कुछ आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें अब बात आती है कि ठीक है आप बाकी सबको कह रहे हो कि नहीं वो ना दे, लेकिन एम्प्लॉयर ना खुश होकर अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए, उनको मोटिवेटेड फील करवाने के लिए वो उनको गिफ्ट दे देता है ना। तो अब गिफ्ट्स के केस क्या है, एक बात बताओ, कभी किसी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि मैं तुमको जो है तुम्हारे बर्थडे पे 10,000 रुपये का गिफ्ट दूंगा? नहीं ना, ऐसा तो जॉब में लिखा ही नहीं। तो इट मीन वो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया गिफ्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। अब उस केस में जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, ठीक है, हम मानेंगे कि अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपये तक का है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में अगर वो 50,000 रुपीज़ तक का है, तब तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर एज जीएसटी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो ठीक है, इसका मतलब जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देगा एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो किस तक है 50,000 रुपीज़ तक है, तो इन दैट केस अब वो गिफ्ट चाहे उसने गुड्स दिया है चाहे सर्विसेज दिए हैं, हम कहेंगे कि ये जो गुड्स और सर्विस दिए हैं इस पे जो है शेड्यूल 1 नहीं लग रहा, इट मीन्स दैट इज प्रोवाइजो टू शेड्यूल 1। प्रोवाइजो? अरे नहीं मैम, आपने प्रोविजन बोलना होगा। नहीं, मैंने प्रोवाइजो ही बोलना है। प्रोवाइजो का मतलब होता है, मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक सेक्शन के प्रोविजन की एक्सेप्शन, यानी सेक्शन कह रहा था कि गिफ्ट दिया, सर्विस दी, शेड्यूल 1 लगेगा, सप्लाई मानेंगे। उसने कहा देखो लेकिन मैं इसकी एक्सेप्शन हूँ, मैं नहीं मानता ये बात, यानी प्रोवाइजो, एक्सेप्शन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन। क्लियर? तो एक्सेप्शन टू अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन इट मीन्स अ प्रोवाइजो। समझ आ गया स्टूडेंट? तो क्या है 50,000 की बात। फिर हमारे पास आता है जैसे गिफ्ट्स की बात है, नेक्स्ट होता है परक्यूजिट्स। इनकम टैक्स में मैं आपको बहुत इन डिटेल बताऊंगी कि ये परक्यूजिट्स क्या होते हैं, क्या है, क्या इनके बारे में है, लेकिन अभी जो है स्टूडेंट जीएसटी परव्यू से मैं इसको करती हूँ कि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है, और आपका ध्यान भी ना भटके इधर उधर। तो पर्क्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट्स। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कह दिया कि चलो ठीक है मैं आप सबको ना जिम की मेंबरशिप दिलवा, अब उसने कहा जिम की मेंबरशिप दिलवा रहा हूँ, यानी एडिशनल बेनिफिट दे दिया।
अब जब वो ऐसा एडिशनल बेनिफिट, या चलो सबको जो है मैं एक काम करता हूँ कल से तुम्हारे घर गाड़ी आ जाएगी उसमें आ जाया करो, ठीक है। तो अगर अब उसके दो केसेस बनते हैं, वो क्या दो केसेस हैं तो सुनिए स्टूडेंट ध्यान से। द फर्स्ट वन इज, अगर तो जो वो बेनिफिट दिया है वो सब एम्प्लॉयज़ को दिया है, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। सो द फर्स्ट वन कैटेगरी इज कि अगर वो जो बेनिफिट दिया है इट इज़ गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज़। किसको दिया है? सबको दिया है, A to Z सबको। अगर वो ऑल एम्प्लॉयज़ को दिया है तो फिर हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, दैट इज़ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ओके कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया है, ठीक है, उसने क्या किया, एक एम्प्लॉय को, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया है, तो उस पर GST लग जाएगा। क्लियर? तो मतलब वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो इफ गिवन टू ऑल नो सप्लाई, बट इफ गिवन टू स्पेसिफिक तो उसको सप्लाई मान लेंगे। ये था हमारे पास पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरा नंबर 3। तो जिसको भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज आ रही है, फटाफट से अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स बात आती है पैराग्राफ नंबर 3 की। अब देखो पता है हुआ क्या, एक तो ना पैरा नंबर 3 पढ़ाने से पहले मैं आपको ना अपने 2 क्लाइंट्स की सिचुएशन समझाती हूँ कि उनके साथ हो क्या रहा था। हुआ क्या ना, दे हैव कम टू मी एंड दिस सेड कि देखिए एक पर्सन है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ये जो मिस्टर ए है ना, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कौन होता है? प्रिंसिपल मीन्स दैट पर्सन जिसके बिहाफ पे कोई और पर्सन काम कर रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ये है उसका एजेंट, दिस वन दैट इज मिस्टर बी। ओके, अब मिस्टर ए है प्रिंसिपल, मिस्टर बी है एजेंट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि सुनो भी, मेरी बात सुनो, तुम मेरे एक काम कर दो, मेरे पास 100 LED टीवी हैं, ठीक है, 100 LED टीवी हैं, तुम इन 100 LED टीवी को सप्लाई करने में मेरी हेल्प करो, यानी कि तुम इसको मार्केट में ना सेल करवा दो। उसने कहा ठीक है, कहता 1000 रुपये पे करा देना। 1000 रुपये पे तो मैम LED बल्ब नहीं मिलता। अरे ठीक है ना, देने दो उसको, हमारा क्या जा रहा है। अब यहाँ पर 1000 रुपये में उसने कहा कि तुम कस्टमर्स मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। मतलब कस्टमर्स ढूंढने गया, उसको मिला मिस्टर सी जो कि है एक कस्टमर, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मेरी क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान है, मैं तुम्हारे सारे 100 LED जो है वो खरीद लूंगा, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, डील करने कौन गया था? बी। बी क्या है? एजेंट है। रिपीट कर रही हूँ, बी एजेंट है। अब कस्टमर ने कहा मुझे ना इनवॉइस बनाकर दे दो। ओके, यहाँ पर हुआ क्या, बी ने ए को कॉल करी कि सर सुनिए, मिस्टर प्रिंसिपल मेरी बात सुनिए, आपका जो सामान है ना वो मैंने यहाँ पे मिस्टर सी यानी कस्टमर को ढूंढ लिया है, मैं उसको सेल करूंगा, आप मुझे 100 LED टीवी भेज देना। कहता है ठीक है, तुम्हारी कमीशन पक्की, ठीक है। यहाँ हुआ क्या, जब इनवॉइस पे नाम आया, इनवॉइस पे लिखा आया सप्लायर नेम मिस्टर बी। ये क्या था? एक बात बताओ तो मुझे, अगर सप्लायर का नाम वहां पर बी लिखा आ रहा है तो डोंट यू थिंक गाइस कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? मतलब अगर सच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, सो ऑब्वियसली व्हाट दे शुड डू कि यहाँ पे सप्लायर के नाम में ए का नाम आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सिर्फ एजेंट है। एजेंट इज नॉट द सप्लायर, एजेंट इज नॉट द सेलर एक्चुअली, हु दैट पर्सन इज ओनली एन एजेंट। कोई कहीं से एजेंट आता है ना, बोल देता है देखो जी मैं उस फला फला का एजेंट हूँ, यहाँ तो नाम आ रहा है बी का, यानी माथा ठनक गया, कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं ना, अरे कुछ तो गड़बड़ है, चलो पता लगाते हैं हुआ क्या। फिर वी फाइंड इट आउट कि यहाँ चल क्या रहा था स्टूडेंट्स, कि उन्होंने कहा कि देखो, फिर हमने पूछा कि ए बी आप एक बात बताओ एजेंट, क्या आपने अभी तक प्रिंसिपल को पेमेंट करी? कहता नहीं, मेरे को प्रिंसिपल ने 100 टीवी भेज दी है। क्लियर? उसके बाद जब कस्टमर मुझे पैसे देगा तो मैं ए को दे दूंगा। ये सारी ट्रांजेक्शन साफ पता चल रही है, कुछ तो फेकनेस इसमें चल रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी कहानी हो क्या रही थी। अब सुनो इन ए और बी की कहानी, ठीक है। ये ए और बी एक्चुअल में कोई प्रिंसिपल एजेंट थे ही नहीं, ये था सेलर और ये था बायर। इस सेलर ने, ए ने बी को यानी बायर को 100 LED टीवी सेल करे। बायर कहने लगा अरे इस पे तो बड़ा GST बैठेगा। सप्लायर भी कहता है काम करते हैं GST जो है उसको सेव करते हैं। कैसे सेव करने की सोच रहे हैं? इसने कहा मैं दिखाऊंगा कि तुम मेरे एजेंट हो, तुमने मुझे कोई कमीशन, मैं तुम्हें सिर्फ कमीशन दूंगा, तुमने मुझे कोई अमाउंट नहीं दिया। कहता फ्री में दोगे सर? कहता नहीं। वही बात है, कैश दे जाना,
कहीं छुपा दूंगा और सेल को शो ही नहीं करूंगा। ओके, फिर उसने कहा वैसे यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, वो कहता फायदा ये होगा वरना यहाँ पे 2 बार जीएसटी लग जाता, ए बी को सप्लाई करता, बी सी को सप्लाई करता। अब सिर्फ एक जीएसटी लगवाएंगे जब ए सी को दिखा देंगे कि सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखना क्या था, मतलब वो इस वाले जीएसटी को सेव कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में जहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ सप्लाई कर रहा है, कुछ मतलब गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सर्विसेज का केस नहीं आता है इसमें, ठीक है। पैरा 3 इज नॉट फॉर द सर्विसेज, इट इज ओनली फॉर द गुड्स, ठीक है। जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है और एजेंट उसके बदले में उसे कुछ पे नहीं कर रहा और इनवॉइस पे अगर एजेंट ने अपना नाम लिखवाया है तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर पैरा 3 लग रहा है, यानी पैरा 3 के अकॉर्डिंग इनका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। मैं बताऊं, मुझे लगता है पैरा 3 यानी कि फेक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर को नहीं बोलेंगे, ये आपके और मेरे बीच की बात है, उसको बोलेंगे पैरा 3 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। और जहाँ पर एज पर पैरा 3 प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा, वहाँ पर जब प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी उसको भी सप्लाई मान लेंगे अंडर जीएसटी। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों माना, वो मैंने आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्लियर कर दिया, ठीक है। सो आई होप सबको अच्छे से समझ आया। अब पढ़ते हैं, देखो यहाँ लिख लेना स्टूडेंट, इट इज मिसिंग हियर, दैट इज पैरा नंबर 3, ठीक है। पैरा 3 नहीं लिखा वहाँ, प्लीज उसको अभी लिख लो। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई करी थी और कोई कंसिडरेशन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था कस्टमर के टाइम पे दे देना। यहाँ पर एजेंट ने कहा है कि ठीक है मैं आपके बिहाफ पे सप्लाई करूंगा। सिमिलरली इसका उल्टा केस भी हो सकता था, मतलब वैसा वर्सा। क्या है कि एजेंट को ये बोला गया था कि सुनो तुम मेरे बिहाफ पे जाकर मार्केट से कुछ परचेज कर लेना, यानी अब उसको सेलर नहीं ढूंढना था, उसको बायर नहीं ढूंढना था, उसको सेलर ढूंढना था। कई बार ना देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे डोंट हैव द टाइम कि वो खुद जाकर ये सेल परचेज देखें। वो कहते हैं हमें अच्छे रेट पर सामान चाहिए, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। सो डू वन थिंग, क्या करो, मार्केट में जाकर हमारे लिए 100 किलो का रॉ मटेरियल ढूंढ लेना। अब उस केसेस में भी क्या होता है, यानी अगर एजेंट बाय कर रहा है, खरीदने का काम है, तो भी यही लगेगा। मैम उस केस में क्या होगा, अगर जो इनवॉइस उसने लिया है सेलर से, इनवॉइस पर अगर एजेंट का नाम हुआ, मिस्टर बी का नाम हुआ, तो भी हम मानेंगे दैट दे आर कवर्ड अंडर द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एज पर पैरा नंबर 3, ठीक है। सीधी बात है, वो बाय में प्रिंसिपल का नाम लिखवाएगा ना, अपना क्यों लिखवाएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा मैम वैसे इस सिनेरियो में क्या हो रहा होगा बता देती हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये 2 ट्रांजेक्शन सेलर ने एजेंट को सेल किया था और एजेंट ने प्रिंसिपल को। वो बचा रहे हैं और कह रहे हैं प्रिंसिपल और सेलर दिखा देते हैं, बीच से एजेंट गायब कर देते हैं, एक जीएसटी बचा लेंगे ना, ऐसा नहीं चलेगा। इट मीन्स पहले इसने इससे कंसिडरेशन लिया और इसने इससे कंसिडरेशन लिया, सो 2 बार कंसिडरेशन कवर हुआ होगा। ओके चलो, तो सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ ये कह रहा है कि मैंने प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीदा, वहां पे भी यही पैराग्राफ लगेगा। समझे ना मेरी बात, क्या हो रहा होगा कि सेलर ने, यहाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या थी कि सेलर ने ए को सेल किया एजेंट को और फिर इसने आगे प्रिंसिपल को सेल किया। दिखा ये रहा है कि सेलर ने डायरेक्टली प्रिंसिपल को सेल किया और भाई मैं तो क्या हूँ, मैं तो बीच में एजेंट हूँ, मैंने सामान लेके दे दिया, तो जब प्रिंसिपल पैसे देगा मैं तो डायरेक्ट जाकर सेलर को दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, सिचुएशन कुछ और थी। सिचुएशन क्या थी, प्रिंसिपल ने पैसे देने थे एजेंट को और एजेंट ने सेलर को। वो बेसिक जीएसटी गायब करने की ट्राई कर रहे थे एक बारी का। ओके, अब इसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। एक बात स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग द लाइव सेशंस, आपके लाइव सेशंस ले रही हूँ मैं, डाउट सेशन जो होते हैं सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो जिसको भी किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है, प्लीज लेट मी नो सो आई कैन रिजॉल्व इट ऑन योर लाइव सेशंस, ठीक है। पॉइंट विच मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलोज। यहाँ पे सिर्फ गुड्स कवर होते हैं, सर्विसेज कवर नहीं होती, और ये तब लगेगा जब गुड्स सप्लाई हो रही है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है कि पैरा 3 लगेगा या नहीं। मैम इनवॉइस पर नाम, वेल कल सही,
यू आर सो स्मार्ट, नाइस, यस। सो इनवॉइस पर नाम, ओके। अब इट मीन स्टूडेंट्स, अगर हमें ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो पैरा 3 में कवर हो रही है या नहीं हो रही, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एजेंट के नाम पर इनवॉइस इशू हुआ है या नहीं हुआ। ओके, चलो। सो जहाँ पर हम ये कहेंगे कि इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाईज बीइंग इशूड बाय द एजेंट नेम, तो वहाँ पर पैरा 3 लग जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने कहा इनवॉइसेज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो क्या वहाँ पे लगेगा पैरा 3? नहीं। अगर प्रिंसिपल के नाम पर आपने इनवॉइस इशू करा है तो पैरा 3 नहीं लगेगा। ओके, सिमिलरली सेम बात है, बाय करते टाइम पर, यही पैराग्राफ कह रहा है बाय करते टाइम एजेंट का नाम लिखा हुआ है इनवॉइस में, पैरा 3 लगेगा, अदरवाइज पैरा 3 नहीं लगेगा। ओके, अब थी ये बात तो समझ आ गई। अब समझाऊंगी एक बहुत ही जरूरी बात, डेल क्रेडियर एजेंट। ये क्या है डेल क्रेडियर एजेंट? अब ये क्या नई बात आई? अरे ये भी समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? क्लास पोज करो, रिवाइज कर लो, उसके बाद बात करेंगे डेल क्रेडियर एजेंट की। ओके, चलो। सो आई होप सबने ही कर लिया। अब स्टूडेंट, डेल क्रेडियर एजेंट का क्या मतलब होता है? आजकल ना लोग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रखते हुए डरते हैं, मैं कहूँगी कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। ये क्या बात हुई? उनको क्या लगता है प्रिंसिपल ने एजेंट के बिहाफ पे, एजेंट के कहने पर कस्टमर को 100 पीस एलईडी दिए थे। मान लो जेन्युइन सिचुएशन थी, हुआ क्या? कस्टमर फ्रॉड निकला, पैसे नहीं दे रहा, एजेंट को पकड़ा। हाँ क्या बात है? कह रहा देखो सर मेरी कोई वो नहीं है, मैंने तो आपको कहा था ये कस्टमर है, आपको खुद चेकआउट करना चाहिए था, मेरी गारंटी नहीं है, इसीलिए बड़ा डर लगता था। फिर एजेंट ने कहा चलो अब एक काम करते हैं, डरो मत, इस बार तो जो हो गया हो गया, अगली बार से आप एक काम करना, आप मुझे 5% कमीशन देते हो? कहता हाँ। 8 दे दिया करो। कहता और लॉस? नहीं। फिर मैं गारंटी दूंगा आपको, मैं गारंटर बनूंगा कि अगर इस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर के बदले पैसे मैं ला के दूंगा, यानी पैसा आपको मिलेगा। क्लियर? आपका पैसा नहीं डूबेगा। उस एजेंट को कहते हैं डेल क्रेडियर एजेंट। सो डेल क्रेडियर एजेंट इज बेसिकली दैट एजेंट जो कि रिस्क फ्री कर देता है सेल को। वो कहता है आपका पैसा आपको मिलेगा, ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। क्लियर? समझ आ गई बात? हाँ। वैसे ये क्या होता होगा, कैसे देता होगा पैसे? वो क्या करता है ना स्टूडेंट्स, अब ये जो एजेंट है कस्टमर को कॉल करी, हाँ जी पैसा नहीं देना, क्या बात है? कहता जी पैसा तो देना है लेकिन इस टाइम नहीं है। कहता एक काम कर, फिर 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मेरे से आज शॉर्ट टर्म लोन ले ले, कस्टमर को लोन दे देता है एजेंट, ठीक है, और फिर मुझे उस लोन पर तुम इंटरेस्ट देते रहना, और वो लोन का पैसा 10 लाख रुपए जो तुमने उस सेलर के यानी मेरी प्रिंसिपल के देने थे वो जाकर देकर आओ। पहला केस, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है कि वो कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्टली जाकर पे कर देता है सेलर को, यानी अपने प्रिंसिपल को। अब मान लो 10 लाख रुपए पे करने थे, फिर खुद से ही लगा लेगा 10% का इंटरेस्ट, अज्यूम कर लो, हो गई 11 लाख रुपए। 10 लाख पे 10% 1 लाख, और फिर कस्टमर से जाकर इसको वसूल लेगा, यानी वसूली भाई बन जाएगा, ठीक है। वो पहले ही लिखवा लेता है उससे, देखो आज मैं तुम्हारे बदले पैसे दे रहा हूँ, कल को तुम्हें मुझे ये वापस करने पड़ेंगे। ओके, हमारे जीएसटी से क्या लेना देना है इसका? चलो जी अब वो बात भी कर लेते हैं। जीएसटी के केस में वो कह रहा है फॉर पैरा नंबर 3 डेल क्रेडियर एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट, यानी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि आपने जो डील करी है उसमें इनवॉइस पर किसका नाम है, एजेंट का या प्रिंसिपल का। एजेंट का हुआ तो पैरा 3, एजेंट का नाम नहीं है तो पैरा नंबर 3 नहीं लगेगा, ठीक है। सो क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू पर्टेनिंग टू डेल क्रेडियर एजेंट। आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उन्होंने क्या किया, जो पूरे जीएसटी को संभाल रहे हैं, उन्होंने एक सर्कुलर इशू करा। सर्कुलर क्यों? सर्कुलर्स आते हैं हमेशा क्लैरिफाई करने के लिए। कभी लोगों के माइंड में, डिपार्टमेंट के माइंड में डाउट होता है कि कैसे करें, ऑफिसर्स के माइंड में डाउट है, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है CBIC है वो सर्कुलर इशू करता है। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द क्लैरिफिकेटरी पर्पस। आपको बता दूं CA फाइनल में लॉ में एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्कुलर्स इशू क्यों किए जाते हैं, तो सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पस। अब ये क्या है, तो ये नंबर है इसका 73/47। 2018 का मतलब होता है कि भाई ये ईयर 2018 में सर्कुलर इशू हुआ होगा। ये याद कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ये याद नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक सर्कुलर इशू हुआ था।
ये तो मैं समझा रही हूँ कि पढ़ते कैसे हैं सर्कुलर को। नंबर, ईयर, वैसे 5 नवंबर 2018, क्लियर, इस डेट को इशू हुआ था, याद नहीं करना। अब उस सर्कुलर में क्या क्या उन्होंने क्लियर कर दिया था, आइए देख लेते हैं। पहला तो बोला क्या डीसीए एजेंट, जो डीसीए वाला एजेंट है वो पैरा 3 में आएगा, क्लियर बात है। इनवॉइस पे नाम हुआ तो पैरा 3 में आएगा, अदरवाइज पैरा 3 में नहीं आएगा, क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा ये जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन है, यानी जब डीसीए ने बायर को लोन दिया है जिसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्या इसको हम गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे? मुझे ना एक बात बताओ, क्यों होगा इंक्लूड? वो नहीं ना, ये तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हुई है। एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए पैसे जो है वो इसको लोन पर दे दिए, ये इधर लोन का इंटरेस्ट देगा कस्टमर और इसको पैसा देगा, तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स। सो इन दैट केस उसको वैल्यू ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट सप्लाई है, ठीक है। इट एक्चुअली द सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब 1 to 1 है, इसमें उसका वो एजेंट बन के काम नहीं कर रहा, वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज चला रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, और उसने अब क्या किया, बायर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, बाद में वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो क्या इस केस में यहाँ पर उसको वैल्यू ऑफ गुड्स में सप्लाई ऐड करोगे? क्या लगता है, ऐड होना चाहिए? नहीं होगा ना, क्योंकि ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है। अगेन वो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल को दे देगा, ठीक है, फिर कस्टमर से जाकर 10 लाख प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट 11 लाख रुपए वसूल लेगा। तो दीज आर द सेपरेट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, दोनों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। मान लो एजेंसी सर्विस, कमीशन सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो दोनों को अलग अलग सर्विस दी है यहाँ पे एजेंट ने, तो यहाँ पर वो उसमें ऐड नहीं होगा। ये था हमारे पास दोस्तों पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। अब जब आप ये रीड आउट करोगे, जो मैंने बताया सेम लिखा है, ये लिखा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। मैम ये क्या है, आपने तो पढ़ाया नहीं, रुक जाओ, चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये कवर होता है। तो ये सिर्फ इतना समझना कि वहां पर बोला हुआ था कि इसकी वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूएशन निकालना सिखाता है, तो ये हम तब पढ़ेंगे सेक्शन 15, ठीक है। बता दिया मैंने कि क्या क्रक्स है। फिर आता है पैरा नंबर 4, 3 पैराग्राफ्स कवर हो चुके हैं। मैंने बोला था आज की क्लास में पैरा 3 पैरा 4 कवर करेंगे, आइए कवर करते हैं। पैरा 4 है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के लिए, पैरा नंबर 3 सिर्फ गुड्स पे लगता है और पैरा नंबर 4 सिर्फ सर्विसेज पे लगता है। किस पे लगता है? सर्विसेज पे लगता है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे बताना जरूर कि हाँ मैम हमें क्लास समझ आ रही है, अच्छी लग रही है। चलो, सो इट्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अब ये क्या कहता है, तो यहाँ बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन है, देखो मैं एक बात बोल दूं, अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है ना, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी ना किसी तरीके से वो उस पर जीएसटी लगा दे। मैम गुड्स पे क्यों नहीं? गुड्स अगर बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी वगैरह लग जाती है, पूरे अच्छे खासा कस्टम एक्ट लगता है, तो वो चाहते हैं इसको तो छोड़ो, गुड्स को बख्श दिया। सर्विसेज अगर कहीं भी इंपोर्ट हो रही है तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट दैट वी हैव टू टेक जीएसटी ऑन। अब क्या कहा उन्होंने कहा अगर आपने बाहर के किसी पर्सन से, किस पर्सन से, क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है, तो कहते हैं काम करते हैं, देखो अगर आप बाहर आपका कोई रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन पता है ना सबको, यस, फैमिली या लीगल पर्सन, या आपका कोई इस्टेब्लिशमेंट है, आपका अपना काम बाहर चल रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपका रिलेटेड पर्सन है या इस्टेब्लिशमेंट है, उससे आपने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई, चिंतामणि ने, उसका जेम्स है, उसका रिलेटेड पर्सन है या उसकी इस्टेब्लिशमेंट है जेम्स एंड कंपनी, तो उनसे यहाँ पर क्या किया, कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करवा ली, बिजनेस के लिए करवाई है, हाँ करवाई है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन कंसीडरेशन पे नहीं करा, तो इन दैट केस ऑल्सो हम मान लेंगे कि देखो अगर आपने बेशक कुछ पे नहीं करा, बट अगर आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट से करवाई है अपनी, तो और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करवाई है, तो हम मानेंगे कि इस पर आपको जीएसटी देना होगा, सप्लाई मानी जाएगी। अब यहाँ मेरी बात सुनो, यानी क्रक्स कर देती हूँ, सर्विसेज इंपोर्ट हो रही होंगी, क्या इंपोर्ट होगा? सर्विसेज। एटलीस्ट 2 बेसिक पैरामीटर कवर होने चाहिए, तो हो गए ना, एक तो सर्विसेज हो गया, गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, गुड्स या सर्विस मतलब। सेकेंड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यहीं अपने पर्सनल लेवल के लिए करवा लेगा तो नहीं चलेगा। थर्ड,
कंसीडरेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। एडिशनल कंडीशन बोल दी कि जो सप्लायर है, यानी जो आप जिससे आप सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहे हो, वो आपका रिलेटेड पर्सन या आपकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। सो इन दैट केस उसको हम मानेंगे डीम्ड सप्लाई, यानी कि सप्लाई अंडर जीएसटी। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पैसा ना दिया हो, कुछ ना कुछ उल्टे उल्टे तरीके से पैसा दिया होगा। ओके, सो ये था हमारे पास पैरा नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको जो 4 यहाँ पे पैराग्राफ्स करवाए हैं, पैरा नंबर 1 मैंने आपको करवाया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, कब, अगर आईटीसी क्लेम करा हुआ है ऑलरेडी। पैरा नंबर 2 मैंने आपको करवाया कि अगर उसका रिलेटेड पर्सन है या फिर उसका डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर उसने कुछ लिया है। थर्ड मैंने यहाँ पे लिखी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, ठीक है। थर्ड आपको बताया स्टूडेंट्स पैरा नंबर 3 दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। फोर्थ अभी हमने बात करी कि अगर उसने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई हैं रिलेटेड पर्सन या अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, और साथ में उसने वहाँ पर क्या किया है, कंसिडरेशन पे नहीं करा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है काम, तो वहाँ पर भी पैरा नंबर 4 यानी कि शेड्यूल 1 लग जाएगा, उसको भी जीएसटी में सप्लाई मानेंगे। अब जिसको भी जो डाउट्स है फटाफट से मुझे मैसेज करके बता दो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार चैप्टर हो जाए तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।